आपसे। अच्छा, हमने एक क्लास की थी एफआईए के बेसिक एक्ट्स के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं जो जॉब से रिलेटेड डिफरेंट एक्ट्स हैं, उनकी हमारी दूसरी क्लास है और ये लास्ट होगी। उसके बाद हम और डिफरेंट जो उसके एक्ट्स हैं एफआईए के, उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जो नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आएंगे तो हमें हमें फायदा होगा। यहाँ तक हमने 65 तक किए थे, एफआईआर और रिमांड में डिफरेंस बताया था। यहाँ तक हमने किए थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हैं 66 पे। क्या है? फिजिकल रिमांड मींस द सस्पेक्ट इज इन एफआईए कस्टडी, एंड जुडिशियल रिमांड का क्या मतलब होता है? दे आर इन द जेल। सिंपल करके समझाता हूँ। फिजिकल रिमांड कहते हैं कि जो पुलिस हो गई या एफआईए हो गई, वो कस्टडी लेती है सस्पेक्ट की फॉर इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो सस्पेक्ट होता है वो एफआईए या किसी पुलिस के इदारे की कस्टडी में होगा, उसको कहा जाता है फिजिकल रिमांड। वो कौन ग्रांट करता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है जो है ना, वो जज जो है ना, वो ग्रांट करता है पुलिस को कि वो आप उसे कस्टडी में रखें ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। वो थोड़ा टाइम दिया जाता है उसमें। और जो जुडिशियल रिमांड होती है, इसमें जो अक्यूज्ड होता है उसको जेल के हवाले किया जाता है, पुलिस के हवाले नहीं किया जाता। ये आपने याद रखना है जुडिशियल रिमांड। ठीक है। किसकी कस्टडी में रखा जाता है? प्रिजनर अथॉरिटीज हो गई, जेल हो गया, वहां पे ये कोर्ट ऑर्डर करता है, उसको जुडिशियल रिमांड कहा जाता है। बट ये भी जस्ट आपको बेसिक्स पता हो इसलिए बेसिक्स बता रहा हूँ, बाकी ऐसा जिनसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी रिलेट टू द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा, जो ये जो सीआरपीसी 1980-98 का एक्ट है, से उसके सेक्शन है 161। ठीक है। इस ये क्या अलो करता है? ये इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको अलो करता है, वो किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं केस से रिलेटेड। ठीक हो गया? मतलब क्यों? क्योंकि वो क्राइम के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करना, क्वेश्चनिंग करना, एनी पर्सन्स, ये किसका काम होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का काम होता है। किस एक्ट के मुताबिक? सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब कोई अगर कोई केस है, उस पे आके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछता है कि भाई आप लोगों ने क्या देखा, आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या जानते हैं, तो ये वो जो रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं, ये लिखता है। ये किस सेक्शन में आती है? 161 ऑफ सीआरपीसी में आती है, आपने याद। 68 क्वेश्चन क्या है कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 गवर्न्स द लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान। ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर है जो ये भी एक मेन लॉ ऑफ एविडेंस है पाकिस्तान में। इसका क्या काम होता है कि क्या एविडेंस एक्सेप्टेबल है कोर्ट में। ठीक है, एविडेंस को डिफाइन करता है। मतलब कौन से एविडेंसेस प्रूव्ड हैं, डिसप्रूव्ड हैं, कौन से पर्सन इसमें विटनेस हैं, क्या इनकी स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं। इन पूरे पर्पसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, रूल्स है एंड रेगुलेशंस ऑफ एविडेंसेस इन कोर्ट, ताकि फेयर ट्रायल और जस्टिस हो सके। ठीक हो गया? तो ये इस कानून शहादत ऑर्डर में आते हैं जो लॉ ऑफ एविडेंस पाकिस्तान में, ये 1984 में आया था। ओरल एविडेंस भी होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होती है, जिसमें रिकॉर्डिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो गई, ये सारी इसमें आती हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि नेब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसका आपको फुल फॉर्म भी पता हो। ये करता है मेगा करप्शन पे फोकस करता है, और वाइल एफआईए जो है वो फेडरल डिपार्टमेंट पे फोकस करे। मतलब जब मेगा करप्शन केसेस होते हैं, हाई फाइनेंशियल लेवल करप्शंस होती हैं, अथॉरिटीज का मिसयूज किया जाता है हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के थ्रू, तो उनको जो है वो नेब देखती है। ठीक है, जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं उनको नेब देखती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो एफआईए है ये जो पूरा पाकिस्तान में क्राइम हो रहा है, या जो फेडरल डिपार्टमेंट्स में क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम है, फ्रॉड है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सारा कौन करता है? ये एफआईए देखता है। ठीक है, तो ये आपने याद रख। बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर एंड रैंक है। ये लोएस्ट रैंक एफआईए में सबसे लोएस्ट कौन सी है? कांस्टेबल की है। ये इसकी हायरार्की भी दी हुई है। कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई जो है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर आता है। ये एक हायरार्की है एफआईए में रैंक की। फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो रिक्रूट होता है बाय एफपीएससी। ठीक है, 17 में। फिर डिप्टी डायरेक्टर होता है जो स्पेसिफिक सर्किल या किसी यूनिट का होता है। तो ये इनकी हायरार्की है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
और ये एफ आई एकेडमी जो है ये कहाँ पे, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये इस्लामाबाद में जो ट्रेन करती है न्यू रिक्रूट्स को, जो न्यू रिक्रूटमेंट्स होती है उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, इस्लामाबाद में होती है, एफ आई एकेडमी में। यह आपने याद रखना है। FIA personnel can be posted to Pakistan embassies abroad as a link officers। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब जो FIA के पर्सोनल्स होते हैं उनको अब्राड भी भेजा जाता है पाकिस्तान के एम्बेसीज में, कंसल्टेंट्स के थ्रू, इन फॉरेन कंट्रीज में, तो उनको लिंक ऑफिसर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन वहां पे करते हैं, या वो स्मगलिंग के केसेस वगैरह देखते हैं, इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम करते हैं, तो एज लिंक ऑफिसर्स वो जाते हैं पाकिस्तान की डिफरेंट एम्बेसीज जो फॉरेन कंट्रीज में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये भी इससे रिलेटेड है, पाकिस्तान वाज रिमूव्ड फ्रॉम फाटफ ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2022। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो भी केसेस होते हैं, टेरर फाइनेंसिंग के, ये ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको देखती है। तो यहाँ पे होती हैं दो लिस्टें, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। जो पहले ग्रे लिस्ट में आता है उसको वार्निंग दी जाती है, थोड़े सेंक्शंस लगाए जाते हैं। फिर जो ब्लैक लिस्ट में आ गया उस पे ओवरऑल कंप्लीटली सैंक्शंस होते हैं। जैसे अभी ब्लैक लिस्ट में फाटफ की ईरान और नॉर्थ कोरिया आते हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में फाटफ ने रखा हुआ है। ठीक है, ये आपने, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था 2018 में, ये आपने याद रखना है। फिर पाकिस्तान को ऑफिशियली रिमूव किया गया था अक्टूबर 2022 में, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके जो प्रोटोकॉल्स थे फॉलो किए थे, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया था, टेरर फाइनेंसिंग हो गई, या फिनेंशियल इंप्रूवमेंट को बेहतर किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद द UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ऑफन पार्टनर विद FIA। तो ये भी एक UN की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये भी काम करती है FIA के साथ, मतलब ट्रेंड करती है FIA ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद देती है। कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए, ड्रग्स को रोका जाए, साइबर क्राइम्स को रोका जाए, ताकि वो मिलजुल के काम करते हैं। सिंपली आपने याद रख, बट यहाँ पे आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर याद रखना है, UNODC। इसको बनाया कब गया था ये आपको पता हो, पेपर में भी पूछ सकते हैं, 1997 में। ठीक है, 1997 में इसको बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता हो, पेपर में भी पूछ सकता है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वीना। ठीक है, वीना किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। जो है ना, वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। तो ये पेपर में वैसे आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हम करेंगे, ये कुछ इथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ये भी पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर या प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले इंक्वायरी होती है, ठीक है, क्राइम की, कि FIR रजिस्टर होने से पहले। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन कब होती है? जब FIR रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर FIA एक्ट। ठीक है, उसके बाद केस डायरी होती है। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट चालान जमा करवाया जाता है कोर्ट में, सेक्शन 173 के थ्रू। ठीक है, फिर FIA ऑफिसर CCTV फुटेजेस वगैरह देखते हैं। कॉल डिटेल्स, जैसे CDR कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। CDR का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक हो गया, ये एनालाइज करती है, ट्रैक करती है मूवमेंट ऑफ जो भी सस्पेक्ट है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग वगैरह देखी जाती है, मूवमेंट्स देखी जाती है, लिंक्स देखी जाती है, वो किस किस ने उससे बात की। तो ये चीजें, प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद रोल ऑफ FIA इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या होता है? द बैकबोन ऑफ FIA ऑपरेशनल स्ट्रेंथ। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ये इसका सेंट्रल रोल होता है। जो है ना, ये केस को इन्वेस्टिगेट करता है, एविडेंस वगैरह को कलेक्ट करता है। ठीक है, क्राइम सीन्स को विजिट करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, जैसे ऊपर बताया था 161 सेक्शन में, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। फिर अरेस्ट एंड कस्टडी का प्रोसेस भी ये देखता है। उसके बाद चालान वगैरह प्रिपेयर करो। तो ये बैकबोन होता है FIA ऑपरेशनल स्ट्रेंथ के लिए। जो इंस्पेक्टर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरोगेटरी रिपोर्ट्स फॉर हाई प्रोफाइल सस्पेक्ट्स के लिए। जो इंस्पेक्टर होता है फिर ये इंटरोगेशन का काम करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मतलब वो क्वेश्चनिंग करेगा अक्यूज पर्सन से।
उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेगा। ये भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड वगैरह करता है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करवाता है। तो ये किसका काम होता है? इंस्पेक्टर का काम होता है। The Foreign Exchange Regulation Act 1947 is frequently used in currency smuggling cases। ये भी एक्ट आपको पता होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, या इसको फीरा एक्ट भी कहा जाता है। ये क्या होता है? जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कंट्रोल होता है, इलीगल मूवमेंट ऑफ मनी होती है, स्मगलिंग होती है, इसको ये देखता है 1947 में। ठीक है, इलीगल मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, या जो है ना एयरपोर्ट्स वगैरह में कैश वगैरह को हाइड किया जाता है, या अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर होती है मनी अब्रॉड। तो ये जो फीरा एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 में, ये इन चीजों को देखता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद फिर ये इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल ऑपरेशन, इनका क्या काम होता है? द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोसीडेड द करंट आईबीएमएस। ठीक हो गया। तो जो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो है ना, इसको रिप्लेस किया गया है अभी किस करंट में? आईबीएमएस। आईबीएमएस का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो क्या? मतलब ये एक पुराना क्या कहते हैं, सिस्टम था, PIRS, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी जो न्यू है वो है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, IBMS। ठीक हो गया। इनका काम क्या होता है? ये रजिस्ट्रेशन वगैरह डेटा इंटीग्रेशन का काम करते हैं, पैसेंजर का रिकॉर्ड कीप रखते हैं अपने पास। बट अभी जो ये IBMS है, ये एडवांस हो चुका है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, रियल टाइम पर्सनल पैसेंजर्स की वेरिफिकेशन होती है, इमिग्रेशन, पासपोर्ट रिकॉर्ड, उनका ECL में नाम है नहीं है, फैक्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है, तो इन सबको IBMS देखता है। ठीक हो गया, ये इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो है, FIA मॉनिटर करती है सीपोर्ट्स को, जैसे बिनकासिम है, गवादर है, इलीगल मेरीटाइम मूवमेंट ना हो। बॉर्डर चेक पोस्ट को भी देखती है, वखान को, ताफ्तान, तुर्खाम बॉर्डर, ये भी इमिग्रेशन टीम देखती है। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग का क्या मतलब होता है? द कॉमन साइबर क्राइम वेयर फेक ईमेल्स आर यूज टू स्टील पासवर्ड। मतलब यहाँ पे साइबर बुलिंग का काम होता है कि आपको कोई फेक ईमेल्स आती हैं, वहां पे आपको OTP वगैरह सेंड की जाती है, वहां पे आपके पासवर्ड्स को चुराया जाता है, तो इसको फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग इज द साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल इनटू डाइवल्जिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये भी सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निकल हैकिंग मेथड नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं, क्रिमिनल यूज करते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। ठीक है, ये तो ये आपने याद रखना है। तो ये क्या करते हैं? ये मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को पासवर्ड देते हैं, OTP शेयर करते हैं, वहां से बैंक की डिटेल ले लेते हैं और फेक लिंक पे क्लिक करवाते हैं। तो ये क्या है? ये एक सोशल इंजीनियरिंग होती है, जैसे फेक ईमेल्स ऊपर जैसे हमने पढ़ा, OTP वगैरह आती है, फेक कॉल्स वगैरह, इस तरीके से। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के केस में आता है। उसके बाद FIA यूजेस इन केस आर FTK इमेजर इमेजर फॉर डिजिटल फोरेंसिक अक्विस्टेशंस। FIA इनको काउंटर करने के लिए क्या चीज यूज करती है? ठीक है, तो FIA के पास जो है ना, एक टूल्स होते हैं, डिजिटल फोरेंसिक टूल्स होते हैं, जिनको कहा जाता है इन केस एंड FTK। ठीक हो गया। ताकि वो क्या करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं डिजिटल एविडेंसेस को, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, हार्ड ड्राइव से, USB से, इनसे जो डेटा निकालते हैं। तो इनमें एक टूल यूज होता है इन केस। ठीक है, इन केस का काम क्या होता है? ये डिजिटल एनालिसिस करता है, डिलीटेड फाइल आपने कर दी है मोबाइल से, उसको रिकवर करना, जो एक्सेप्टेबल होते हैं कोड वगैरह में। FTK मेजर कौन होता है? फॉरेंसिक टूल किट होती है, जिसमें डेटा अक्विस्टेशन की जाती है, कॉपी की जाती है एविडेंस सेफली। ठीक हो गया, ताकि उसको हैक वगैरह ना किया जाए। फॉरेंसिक इमेज को या डेटा की इंटीग्रिटी को शो करवाया जाता है। ये डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं FIA, ताकि डिजिटल फोरेंसिक के लिए।
आईपी एड्रेस से क्या होता है, ये ट्रैक किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स को, इसका है वो नहीं है। एफआईए के केसेस आर ट्राइल्ड इन स्पेशल कोर्ट्स में किए जाते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है, सेक्शन 406 420 ऑफ पीपीसी, ट्रस्ट ब्रीच एंड फ्रॉड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एफआईए एफआईआरस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 406 जो सेक्शन है, यहाँ 420 जैसे पीपीसी कहा जाता है, ये किसके बारे में ये कह रहा है कि ये एफआईए की जो एफआईआरस होते हैं उसमें फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक हो गया, ये आपने याद पाया। ये पीपीसी का मतलब होता है पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, ये 8060 का पिनल कोड है। इसमें एक सेक्शन है 406 एंड 420। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कोई इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी है मिस अप्रोप्रिएट या डिसऑनेस्ट वे में किसी के ट्रस्ट को वायलेट करना, अथॉरिटी को अब्यूज करना, किसी और प्रॉपर्टी या मनी के लिए कब्जा करना, इस सेंस में। तो इसमें जो है ना, इन चीजों को देखने के लिए ये सेक्शन होता है। और ये कह रहा है कि एफआईए में जो एफआईआर होते हैं ये फ्रीक्वेंटली इस केस पे आती हैं, ट्रस्ट ब्रीच या फ्रॉड के केस में आती हैं। तो स्कैम हो जाता है बिजनेस में, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम्स, तो एफआईए ज्यादातर, एफआईए में जो एफआईआर रजिस्टर होती हैं इस सेक्शन के थ्रू होती हैं, चीटिंग में, फ्रॉड में, डिसऑनेस्टी में। तो ये ज्यादातर देखी जाता है। उसके बाद सेक्शन 109 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड रिलेट्स टू द अबेटमेंट हेल्पिंग ऑफ अ क्राइम। सेक्शन 109 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, ये किसको देखता है, अबेटमेंट। अबेटमेंट वर्ड आपने याद रखना है। अबेटमेंट वर्ड का मतलब होता है कि जो बंदा किसी क्राइम को करने में मदद करता है, ठीक है, इनकरेज करता है फॉर क्राइम, या असिस्ट करता है, प्लानिंग करता है क्रिमिनल एक्ट की, तो उसको भी जो सजा दी जाती है इस सेक्शन के थ्रू दी जाती है। ठीक है, मतलब कोई बंदा है किसी अदर, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, साइबर क्राइम में असिस्ट कर रहा है, तो उसका जो है ना, उसको जो पनिश किया जाएगा वो सेक्शन 109 ऑफ पीपीसी में किया जाएगा। तो अबेटमेंट ये पूछ सकते हैं 109 में आता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोड ये 2010 में एडजस्ट की गई थी, ये बताया भी था मैंने पहले। उसके बाद हाई कोर्ट हैज द पावर टू क्वेश एन एफ आई आर अंडर द सेक्शन 561 ए सीआरपीसी। मतलब हाई कोर्ट के पास जो है ना पावर है सेक्शन 165 ए सीआरपीसी 1898 का, ताकि वो एफआईए की एफआईआर को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, ताकि अब्यूज ऑफ पावर ना हो सके, जस्टिस प्रवेल कर सके। ठीक हो गया। अगर वो जो है ना एविडेंस वगैरह पूरी नहीं हुई तो वो उस एफआईआर को कैंसिल कर सकती है। तो वो जो है ना, कोई एफआईआर फेक हो, या उसमें सच कोई इशू ना हो, लीगल प्रोसेस को मिसयूज किया गया हो, तो हाई कोर्ट के पास भी एक पावर होता है किस सेक्शन के मुताबिक, 561 ए के मुताबिक। ये आपने याद रखना है। फिर सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 होता है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस एफआईए के जो भी एम्प्लॉइज हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशंस किस एक्ट के थ्रू होते हैं, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। ये भी पूछ सकते हैं एफआईए के एम्प्लॉइज का टर्म्स एंड कंडीशंस किस एक्ट के थ्रू आते हैं, सिविल सर्वेंट एक्ट के थ्रू आते हैं। एफआईए इंटरपोल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पुलिस है, उसके साथ 24/7 ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम रखती है। ठीक हो गया। एफआईए नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज के साथ भी जो है ना पॉलिसी गाइडलाइंस लेती है। जो नेक्टा हमारे पास अथॉरिटी है नेशनल काउंटर टेररिज्म की, उनके साथ भी एफआईए टच में रहती है। तो ये भी बेसिक है, जस्ट आपको पता हो, ऐसे जिनसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एफआईए इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट जो बताया था, ये लिंक करता है नेशनल डेटाबेस नादरा से, ताकि डिजिटल जो भी इमिग्रेशन वगैरह होती है ये या इस यूनिट के मुताबिक होती है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, जैसे आईबीएमएस हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, कस्टम्स के साथ भी कोलैबोरेट करती है, एंटी नार्कोटिक फोर्स, ताकि ड्रग्स वगैरह को हैंडल करना, मनी लॉन्ड्रिंग को। उसके बाद क्या चीज है,
एनोनिमिटी ऑफ विसल ब्लोअर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल, मतलब जो कोई क्या कहते हैं रिपोर्ट करता है एफआईए को, या जो है ना एफआईए के लिए काम करता है, कोई भी इशू हो रहा है उसने एफआईए को खबर दी, ठीक हो गया, उसे ये विसल ब्लोअर्स कहा जाता है। तो एफआईए के एक्ट के मुताबिक उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि भाई फलां जगह पे ये क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम है, कोई भी इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का केस से, तो उसको शो ऑफ किया जाए कि भाई इस बंदे ने हमें इंफॉर्मेशन दी, तो उसको उसकी डिग्निटी को प्रिजर्व किया जाता है। ऑफिसर्स जो हैं वो न्यूट्रल पॉलिटिकल स्टांस रखने चाहिए, ठीक हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन हर सिटीजन्स के पास है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो यहाँ तक कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एफआईए के जो बेसिक एक्ट्स थे उनके बारे में बताया। इससे पहले भी हमने एक क्लास ली थी इस पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फिर हम करेंगे एफआईए का जो 1974 वाला एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे।